दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। स्कूल का पहला दिन हमेशा खास होता है। नई किताबें, नई कक्षाएं और कभी कभी नए शिक्षक। श्रीमती प्रिया वर्मा इसी उत्साह के साथ सेंट मैरी स्कूल में अपने पहले दिन के लिए पहुंची। वे अनुभवी शिक्षिका थीं और उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। स्कूल का पुराना भवन ब्रिटिश जमाने का था और उसमें एक खास किस्म की अद्वितीयता थी। लंबे गलियारे, ऊंची छतें और बड़े बड़े खिड़कियों से स्कूल का वातावरण न केवल ऐतिहासिक बल्कि रहस्यमय भी लगता था। स्कूल का प्रिंसिपल श्री राजेश शर्मा प्रिया को उनके नए कक्षा तक ले गए। यह है आपकी कक्षा, श्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको उनसे बहुत मजा आएगा। प्रिया ने कक्षा में प्रवेश किया और बच्चों का स्वागत किया। बच्चे उत्साहित थे और उनकी आंखों में नए टीचर से मिलने की चमक थी। लेकिन एक कोने में बैठी एक लड़की, रिया, कुछ उदास लग रही थी। प्रिया ने ध्यान दिया लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। पहले कुछ दिन सामान्य बीते, बच्चे धीरे धीरे प्रिया से खुलने लगे। लेकिन एक रात प्रिया ने स्कूल में कुछ अजीब घटित होते देखा। वह देर रात कक्षा की तैयारियों में व्यस्त थीं। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे से गुजर रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन कक्षा में बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात को कक्षा की खिड़की के पास किसी का साया देखा था। प्रिया ने इसे मात्र एक कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन कक्षा की ब्लैकबोर्ड पर बिना किसी के लिखे अचानक ही कुछ लिख गया। मुझे मत भूलो। बच्चे डर गए और प्रिया खुद हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत श्री शर्मा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे मात्र बच्चों की शरारत कहकर टाल दिया। इन घटनाओं के बीच प्रिया ने रिया की उदासी पर ध्यान देना शुरू किया। रिया अक्सर एकांत में रहती और किसी से बात नहीं करती। प्रिया ने रिया से अकेले में बात करने का निर्णय लिया। क्या तुम ठीक हो, रिया? प्रिया ने कोमल स्वर में पूछा। रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, मैम, क्या आप जानती हैं कि यह कक्षा पहले किसी और की थी? प्रिया ने अचंभित होकर पूछा। किसकी? रिया ने धीरे से बताया, यह कक्षा पहले मिस अंजलि की थी। उन्होंने यहाँ कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। प्रिया ने इसे एक बालिका की कल्पना मानते हुए शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया की आंखों में छुपी सच्चाई ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने रिया की बातों को गंभीरता से लिया और स्कूल की पुरानी फाइलों को खंगालने लगी। उन्हें पता चला कि वास्तव में मिस अंजलि नाम की एक शिक्षिका थीं, जिन्होंने कुछ साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन प्रिया ने स्कूल की लाइब्रेरी में मिस अंजलि की डायरी ढूंढ निकाली। उसमें लिखी घटनाओं ने प्रिया को चौंका दिया। डायरी में लिखा था कि मिस अंजलि को किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव होता था। वे अक्सर रात को किसी की परछाई देखती और अजीब आवाजें सुनती। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रिया ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का समाधान निकालेंगी। एक रात उन्होंने स्कूल में ही रहने का निर्णय लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अचानक ही दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और किसी के चीखने की आवाज आने लगी। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और कक्षा में गई। वहां ब्लैकबोर्ड पर फिर से लिखा था, मुझे मत भूलो। प्रिया ने धीरे धीरे कहा, मिस अंजलि, अगर आप यहाँ हैं तो कृपया मुझे कुछ संकेत दें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और प्रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। अचानक खिड़की से एक किताब गिर गई। प्रिया ने उसे उठाया तो उसमें एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे मारा गया था। प्रिया ने अगले दिन स्कूल प्रबंधन से बात की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मिस अंजलि के पत्र को सबूत के रूप में पेश किया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और आखिरकार उन्हें पता चला कि मिस अंजलि की हत्या वास्तव में उनके एक साथी शिक्षक ने की थी, जो उनकी सफलता से जलता था। इस रहस्य के खुलासे के बाद
मिस अंजलि की आत्मा को शांति मिली। कक्षा में होने वाली अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गईं। रिया और बाकी बच्चे फिर से खुशहाल हो गए। स्कूल में सब कुछ सामान्य हो गया। प्रिया ने अपनी नई जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाया। बच्चों ने उनसे बहुत कुछ सीखा और वे भी बच्चों के साथ खुश थीं। उन्होंने मिस अंजलि की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया ताकि उनकी कहानी को हमेशा याद रखा जा सके। सेंट मैरी स्कूल में प्रिया के आने से न केवल बच्चों को एक नई शिक्षक मिली बल्कि एक भटकती आत्मा को भी शांति मिली। सब कुछ सामान्य होते हुए भी प्रिया के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मिस अंजलि की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन प्रिया को लगता था कि कुछ और भी था जो अभी बाकी है। एक रात जब प्रिया अपने घर में आराम कर रही थी, अचानक ही सभी लाइटें बंद हो गईं। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और कमरे के कोने में उन्हें एक साया दिखा। वे भयभीत हो गईं और उनकी आवाज कांपने लगी। कौन है वहां? प्रिया ने पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन साया धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ता गया। तभी साया ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सिर्फ एक कहानी सुनी है, सच अब भी छुपा है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या सच है? साया ने धीरे धीरे कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यह सिर्फ एक शुरुआत है। प्रिया को अब यकीन हो गया था कि स्कूल में कुछ और भी रहस्य छिपा हुआ है। अगले दिन वह स्कूल में वापस आईं और सीधे लाइब्रेरी में गईं। उन्होंने मिस अंजलि की डायरी को फिर से पढ़ने का फैसला किया। डायरी के पन्नों में कई अजीब नोट्स थे, जिनमें कुछ विशेष तारीखों का उल्लेख था। प्रिया ने उन तारीखों को नोट किया और जांच करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि उन तारीखों पर स्कूल में कई अजीब घटनाएं हुई थीं। ये घटनाएं एक विशेष कमरे के आसपास होती थीं, जो अब उपयोग में नहीं था। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और उस बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक भयंकर ठंडक महसूस हुई। कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें कुछ पुराने कागजात, फोटोग्राफ और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह कमरा पहले एक छात्रा का था, जिसका नाम नेहा था। नेहा की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी और तब से इस कमरे को बंद कर दिया गया था। डायरी के अनुसार नेहा की आत्मा अब भी इस कमरे में फंसी हुई थी और किसी को न्याय दिलाने की प्रतीक्षा कर रही थी। रिया ने नेहा की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सहकर्मी और प्रिंसिपल को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। प्रिया ने स्वयं ही इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक रात प्रिया फिर से स्कूल में अकेली रहीं। उन्होंने उस कमरे में जाकर नेहा की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। कमरे में अजीब सी ठंडक और आवाजें आने लगीं। अचानक ही नेहा की आत्मा प्रिया के सामने प्रकट हुई। नेहा की आत्मा ने बताया कि उसकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे भी मारा गया था। प्रिया ने नेहा की आत्मा से वादा किया कि वे उसकी हत्या की सच्चाई का पता लगाएंगी और उसे न्याय दिलाएंगी। प्रिया ने पुलिस को नेहा की डायरी और कागजात दिखाए। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की और पाया कि नेहा की हत्या उसके एक सहपाठी ने की थी, जिसे अब तक सबने निर्दोष माना था। आखिरकार उस दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया और नेहा की आत्मा को शांति मिली। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। प्रिया ने महसूस किया कि अब भी स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि नेहा और मिस अंजलि की आत्माएं तो मुक्त हो गईं, लेकिन एक और भयानक रहस्य अब भी वहां छुपा था। एक रात जब प्रिया स्कूल में थीं, उन्होंने देखा कि कक्षाओं के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दीवारों पर अचानक ही खून के धब्बे दिखने लगे और कहीं दूर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। प्रिया ने उस आवाज का पीछा किया और एक अंधेरे गलियारे में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि एक औरत का साया उनके सामने खड़ा था। साया ने धीरे धीरे कहा, तुमने सच जानने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? साया ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुनीता है, मैं इस स्कूल की पुरानी टीचर हूँ। मुझे भी यहाँ मारा गया था और अब तक किसी को मेरे बारे में पता नहीं चला। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कहानी जानो और मुझे भी शांति दिलाओ। सुनीता की आत्मा ने प्रिया को उसकी मौत के पीछे के रहस्य को बताया।
उसने बताया कि उसे भी उसी व्यक्ति ने मारा था जिसने मिस अंजलि और नेहा को मारा था। वह व्यक्ति अब भी स्कूल में छुपा हुआ था और उसकी असली पहचान अब तक किसी को नहीं पता चली थी। प्रिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया और सुनीता की कहानी सुनाई। पुलिस ने गहन जांच शुरू की और अंततः पता चला कि वह व्यक्ति स्कूल के वर्तमान कर्मचारियों में से एक था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपने सारे अपराधों को स्वीकार किया। अंततः प्रिया ने मिस अंजलि, नेहा और सुनीता की आत्माओं को शांति दिलाई। स्कूल में अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। बच्चों और टीचरों ने एक नई शुरुआत की। प्रिया की हिम्मत और साहस ने न केवल 3 आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि स्कूल को एक नए जीवन की ओर बढ़ाया। सेंट मैरी स्कूल की यह कहानी अब सभी के लिए एक उदाहरण बन गई कि सच्चाई कितनी भी छुपी क्यों न हो, उसे सामने आना ही पड़ता है। प्रिया ने अपनी मेहनत और साहस से यह साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य सदा के लिए छुपा नहीं रह सकता। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें अर्पिता नाम की लड़की ने भेजी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राहुल और उसकी मित्र मंडली एक अन्वेषणात्मक यात्रा पर थे। उनके ग्रुप में 4 लोग थे, राहुल, नील, श्वेता और कविता। वे सब कॉलेज के दोस्त थे और साथ में कई एडवेंचर कर चुके थे। इस बार उन्होंने एक प्राचीन और अज्ञात कब्रिस्तान की खोज करने का निर्णय लिया, जो शहर से दूर एक घने जंगल में स्थित था। शाम का समय था जब वे अपने गंतव्य की ओर बढ़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपने निर्णय को आगे बढ़ाया। उन्होंने सुना था कि उस कब्रिस्तान में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास नहीं था। वे इसे मात्र अफवाह मानते थे। जैसे ही वे कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक पुराने और जर्जर गेट से गुजरना पड़ा। गेट पर कुछ अजीब सी लिपियों में लिखा था, जो शायद किसी पुराने समय की भाषा थी। गेट को पार करते ही उन्हें एक सर्द और भारी वातावरण महसूस हुआ। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर घना अंधेरा और धुंध दिखाई दिया। कब्रों पर जमी हुई धूल और लताओं ने उन्हें और भी डरावना बना दिया था। कब्रों के बीच बीच में उगे हुए पुराने पेड़ और उनकी टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएं एक भयानक दृश्य उत्पन्न कर रही थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने कब्रिस्तान में खोजबीन शुरू की। उन्होंने पुरानी और टूटी हुई कब्रों को देखा और उनके पत्थरों पर लिखी तिथियों और नामों को पढ़ा। अचानक कविता ने एक कब्र पर कुछ अजीब देखा। उस कब्र पर एक पुरानी फोटो लगी हुई थी, जिसमें एक महिला की धुंधली छवि थी। महिला की आंखें ऐसे लग रही थीं मानो वे उन्हें घूर रही हों। कविता ने फोटो को छूने का प्रयास किया और जैसे ही उसने फोटो को छुआ, एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे सब एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यह उनकी पहली भयानक घटना थी और अब वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उन्होंने महसूस किया कि कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं और कहीं दूर से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। श्वेता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए, चलो वापस चलें। लेकिन राहुल ने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा, हमने यहाँ आने का फैसला किया था, अब हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। नील ने भी राहुल का समर्थन किया और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मकबरा दिखाई दिया। मकबरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। मकबरे के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ी मेज दिखाई दी, जिस पर कुछ पुराने दस्तावेज और किताबें रखी थीं। राहुल ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। किताब में कुछ अजीब सी लिपियां और चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक महिला की छवि थी, जो किसी प्रकार के अनुष्ठान का हिस्सा लग रही थी। तभी नील ने एक दस्तावेज देखा, जिसमें लिखा था कि इस कब्रिस्तान में एक बार एक भयानक अनुष्ठान हुआ था। उस अनुष्ठान के दौरान कई लोगों की बलि दी गई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। उन्होंने यह भी पढ़ा कि इस अनुष्ठान को करने वाली महिला का नाम कामिनी था
और उसकी आत्मा अब भी यहाँ पर बंद है। राहुल और उसके दोस्तों ने यह जानकर समझा कि उनकी यात्रा और भी भयानक हो गई है। वे अब जान चुके थे कि यहाँ केवल आत्माएं ही नहीं बल्कि एक भयानक शक्ति भी है जो इस कब्रिस्तान पर राज करती है। उन्होंने मकबरे के अंदर और खोजबीन की, तभी श्वेता ने एक और दस्तावेज देखा जिसमें लिखा था कि कामिनी की आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका है। उस दस्तावेज में एक विशेष अनुष्ठान का वर्णन था जिसे करने से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन इस अनुष्ठान को करने के लिए उन्हें उस जगह पर जाना होगा जहां कामिनी की आत्मा बंद है। राहुल और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे कामिनी की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दस्तावेज में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्हें पता चला कि कामिनी की आत्मा एक विशेष स्थान पर बंद है जो कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। वे सब उस स्थान की ओर बढ़े। रास्ता बहुत डरावना और अंधकारमय था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कामिनी की आत्मा बंद थी। वहां एक बड़ा और भयानक पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। राहुल ने अनुष्ठान की शुरुआत की और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। तभी कामिनी की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत ही भयानक और डरावनी दिख रही थी। कामिनी की आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राहुल ने साहसपूर्वक कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आए हैं, हमें केवल तुम्हें शांति दिलाना है। कामिनी की आत्मा थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, अगर तुम सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो तो इस अनुष्ठान को पूरा करो, लेकिन याद रखो अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्माएं भी यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगी। राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अनुष्ठान के सभी चरणों का पालन किया और अंततः अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र बोला, एक तेज रोशनी फैली और कामिनी की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। कामिनी ने जाते जाते कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति में हूँ, धन्यवाद। कामिनी की आत्मा के गायब होते ही कब्रिस्तान की सभी अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गईं। वहां की ठंडक और भारीपन भी कम हो गया। राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और वापस लौटने का निर्णय लिया। राहुल और उसके दोस्तों ने कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और कहा कि इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत और साहसी बना दिया है। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ और भी बाकी है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि कब्रिस्तान के गेट पर वही पुरानी लिपियां फिर से चमकने लगीं। यह उनके लिए एक संकेत था कि शायद इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब भी कब्रिस्तान की घटनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। उन्हें अपने घरों में भी अजीब अजीब घटनाएं घटित होती दिखाई देने लगीं। कभी कभी उन्हें लगता कि कोई साया उनके पीछे है, कभी किसी अजीब सी आवाज सुनाई देती। एक रात राहुल के सपने में कामिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी एक और आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई है, उसे भी मुक्त करो, तब ही तुम्हें पूरी तरह से शांति मिलेगी। राहुल ने यह सपना अपने दोस्तों को बताया और सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे एक बार फिर से कब्रिस्तान की यात्रा करेंगे और कामिनी की आत्मा की आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे। राहुल और उसके दोस्त फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़े। इस बार वे पहले से अधिक सतर्क और तैयार थे। वे जानते थे कि उन्हें एक और भयानक आत्मा का सामना करना होगा और उसे मुक्त करना होगा। कब्रिस्तान में पहुंचकर उन्होंने पहले की तरह वही भारीपन और ठंडक महसूस की। इस बार अंधेरा और भी घना और भयानक लग रहा था। उन्हें हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, पीछा कर रहा है। वे धीरे धीरे उस मकबरे की ओर बढ़े जहां से उन्होंने कामिनी की आत्मा को मुक्त किया था।
मकबरे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक नई कब्र खोदी गई थी, जिस पर कोई नाम या तारीख नहीं लिखी थी। यह अजीब था और उनमें भय का संचार हो गया। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस कब्र के पास गया। जैसे ही उसने कब्र को छुआ, एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और अचानक ही चारों ओर घना कोहरा छा गया। इस बार की चीख पहले से भी अधिक भयानक और दिल दहला देने वाली थी। उनके कानों में वह आवाज गूंजने लगी, जिससे उनकी हिम्मत टूटने लगी। अचानक कब्र से एक भयानक आत्मा निकली। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल जलती हुई थीं। उसकी आवाज कर्कश और गूंजती हुई थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मरोगे। आत्मा ने अचानक हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपनी काली और भयानक शक्तियों से हवा में बवंडर पैदा कर दिया। सभी चारों दोस्त भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। नील को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और वह हवा में उठ गया। कविता चीखने लगी, नील छोड़ दो उसे। राहुल और श्वेता ने हिम्मत जुटाई और मिलकर आत्मा का सामना करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसने श्वेता को भी पकड़ लिया। श्वेता की आंखों में भयंकर डर था और वह जोर जोर से चीख रही थी। राहुल ने सारी हिम्मत बटोरकर आत्मा से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? आत्मा ने गुस्से में कहा, मैं कामिनी की बहन हूँ, जो इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी बलि थी। मेरी आत्मा अब भी इस धरती पर भटक रही है और मुझे शांति नहीं मिली। मुझे शांति चाहिए, लेकिन तुम्हारी आत्माएं मुझे यहाँ से निकलने में बाधा डाल रही हैं। राहुल ने समझदारी से काम लिया और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। हमें बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। आत्मा ने थोड़ी नरमी से कहा, मुझे भी उसी अनुष्ठान से मुक्त करना होगा जिससे कामिनी मुक्त हुई थी, लेकिन यह अनुष्ठान अब पहले से कहीं अधिक कठिन और खतरनाक होगा। राहुल और उसके दोस्तों ने फिर से हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने मकबरे के अंदर मौजूद दस्तावेजों और किताबों को खंगालना शुरू किया। वहां उन्हें एक और पुरानी किताब मिली, जिसमें आत्मा को मुक्त करने का पूरा विवरण था। उन्होंने सभी आवश्यक सामग्री एकत्र की और अनुष्ठान स्थल पर पहुंचे। चारों ने मिलकर अनुष्ठान की शुरुआत की। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, चारों ओर हवा का तेज बवंडर चलने लगा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अनुष्ठान के दौरान आत्मा ने एक बार फिर से हमला किया। उसने चारों ओर अंधकार फैला दिया और अपनी भयानक शक्तियों से सभी को डराने की कोशिश की, लेकिन राहुल, नील, श्वेता और कविता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिल में साहस और हिम्मत बटोरकर मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। आत्मा चीखते हुए कह रही थी, तुम सब मरोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने के लिए यहाँ हैं, हम हार नहीं मानेंगे। अंततः उन्होंने अनुष्ठान का अंतिम मंत्र उच्चारित किया। एक तेज रोशनी चारों ओर फैली और आत्मा की चीखों के बीच वह रोशनी आत्मा को घेरे में लेने लगी। आत्मा की भयानक शक्ल धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आवाज शांत हो गई। आत्मा ने जाते जाते कहा, धन्यवाद, मुझे शांति मिल गई। रोशनी के साथ ही कब्रिस्तान की सभी भयानक घटनाएं भी समाप्त हो गईं। वहां की ठंडक और भारीपन पूरी तरह से समाप्त हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि अब उनके चारों ओर की दुनिया सामान्य हो गई है। वे सब अपने अपने घर वापस लौट गए और अपने सामान्य जीवन में फिर से लौट आए। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सीखा कि भूत प्रेत और आत्माओं का अस्तित्व सच हो सकता है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें भी शांति मिल सके। राहुल और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव को जीवन भर के लिए याद रखा और इसे दूसरों के साथ साझा किया ताकि और लोग भी इन भयानक रहस्यों को समझ सकें और उनसे सीख ले सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।